अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का ये लेक्चर हमारे अपकमिंग टेस्ट नंबर 8 जो कि मंडे को प्लान है उसकी प्रिपरेशन के सिलसिले में है। ये हमारा टेस्ट उसमें जिसमें हमारा लेसन नंबर 2 शामिल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ इन नेशन बिल्डिंग। ये एक ऐसा लेसन है जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह क़याम पाकिस्तान के फौरी बाद एक यूनिवर्सिटी के पास आउट तलबा से खिताब करते हुए उन्हें उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताते हैं, फ्यूचर को लेकर या नेशन बिल्डिंग को लेकर, यूथ को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताते हैं। हमारा आज का लेक्चर इस टॉपिक पर बेस्ड है कि अगर इस लेसन में से यूज ऑफ वर्ब को देखा जाए या वर्ब बेस्ड अगर एमसीक्यूज बनाए जाएं तो एमसीक्यूज कौन कौन से बन सकते हैं। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम वन बाय वन तमाम टेंसेस को लेकर चलेंगे कि कौन कौन से टेंसेस के सेंटेंसेस इस लेसन में आए हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास तकरीबन 5 से 6 सेंटेंसेस इसमें हमें मिलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। पहले सेंटेंस देखते हैं, फ्रीडम डैश लाइसेंस। हम इस सेंटेंस को भी देखते हैं, आगे 4-5 सेंटेंस को देखेंगे। हमें इसमें बहुत से एब्स्ट्रैक्ट, हमें कुछ 4-5 हमें एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स नाउन्स देखने को मिलेंगे। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम जनरली क्या करते हैं, उन्हें हम सिंगुलर के तौर पर ही काउंट करते हैं, अनलेस कि कोई ऐसा वर्ड हो जिसको खुद ही प्लूरल के अंदाज में डिस्कस किया गया हो, अदरवाइज हम सिंगुलर के तौर पर ही काउंट करते हैं। तो यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा है, फ्रीडम। फ्रीडम के बाद जब सेंटेंस हम फ्रीडम के बाद हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के हिसाब से डू और डज में से हम डज यूज करते हैं। और सेंटेंस नेगेटिव है, डज नॉट यहाँ पर यूज किया जाएगा। और जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो वो जो एस का कॉन्सेप्ट होता है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है वो क्या बनता है, फ्रीडम डज नॉट मीन लाइसेंस। फ्रीडम का मतलब ठीक है खुली छूट नहीं होता, तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, डज नॉट मीन। यहाँ पर अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के हिसाब से पॉजिटिव सेंटेंस है, एस का इजाफा होना चाहिए। तो वर्ड हमारा कौन सा आंसर बनेगा, अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट्स ऑन यू नाउ मोर देन एवर। रेस्ट्स इज द राइट आंसर हियर। सिमिलरली हमारे पास एक सेंटेंस आया हुआ था लेसन में, लेट मी टेल यू द डेंजर्स दैट स्टिल डैश अहेड। डेंजर्स, डेंजर्स प्लूरल वर्ड है, प्लूरल वर्ड के साथ हम एस यूज नहीं करते हैं बल्कि हम सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं। तो सिंगुलर फॉर्म हमारी कौन सी है, लाई हमारे पास सिंगुलर फॉर्म है। अच्छा, मैंने इसमें देखा कि अक्सर बच्चे लाए और ले में गलती कर जाते हैं या उसका मतलब बच्चों को नहीं पता होता। तो हम सेकेंड ईयर में तलबा को एक रूल पढ़ाते हैं लाए और ले के डिफरेंस का। देखिए, लाए जो वर्ड है LIE लाए, इसके 2 मीनिंग होते हैं। एक मतलब होता है लेटना और इसका एक मतलब होता है झूठ बोलना। और LAY ले का मतलब है किसी बेबी को, किसी को लेटाना या किसी चीज को रखना या मुर्गी का अंडे देना, इसके मुख्तलिफ मीनिंग होते हैं। तो लाए और ले में ये फर्क है। इनकी जो इनकी फिर जो सेकंड फॉर्म है वहां पर फर्क आ जाता है। लाए, वो लाए जिसका उर्दू में मतलब होता है लेटना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है LAY ले, और थर्ड फॉर्म होती है LAIN लेन। और वो लाए जिसका मतलब झूठ बोलना होता है, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, LIED लाइड। तो बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म दोनों की सेम होती है, मतलब डिफरेंट होता है, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है। और फिर हम इनकी जब पार्टिसिपल फॉर्म को देखते हैं, ING फॉर्म को देखते हैं, दोनों फिर सेम होती हैं, LYING लाइंग। और जो दूसरा वर्ड है LAY ले, जिसका मतलब है लेटाना या किसी चीज को रखना या मुर्गी के अंडे देना, उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है LAID लेड, ठीक है। और यहाँ पर भी LAID लेड, सही है। और इसकी जो ING फॉर्म है वो लेइंग, LAYING लेइंग होती है। तो ये लाए और ले के दरमियान जो फर्क है ये हम अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास लाए हो गया। आगे चलते हैं, इट इज ओनली दस दैट यू कैन इक्विप योरसेल्फ फॉर द बैटल ऑफ लाइफ दैट डैश अहेड। ठीक है, ये तभी मुमकिन है जब आप अपने आप को इक्विप करते हैं, खुद को सेवर से आरास्ता करते हैं, लेस करते हैं फॉर द बैटल ऑफ लाइफ, जिंदगी की जंग के लिए। जिंदगी की जंग एक वन थिंग के लिए यूज किया गया है, और वन थिंग को हम सिंगुलर काउंट करते हुए इससे आगे हम क्या करेंगे, SES का इजाफा करेंगे। तो लाइक यहाँ पर कौन सी फॉर्म आएगी, SES वाली, लाइज। सिमिलरली हमारे पास प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का एक और जुमला यहाँ पर यूज किया गया था। कौन सा जुमला, एक्सपीरियंस शोज दैट एन MA यानी कि MA पास शख्स की बात की जा रही है,
एक MA ग्रेजुएट की बात की जा रही है, एक बंदे की बात की जा रही है। तो एक के लिहाज से हम वर्ब की SES फॉर्म यूज करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में, जो क्या बनती है अर्न्स, एन MA अर्न्स लेस देन अ टैक्सी ड्राइवर। एक और सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का आया हुआ था, आई डू डैश अपॉन यू नाउ टू थिंक इन दीज टर्म्स। अच्छा, अब हम डू और डज का इस्तेमाल प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में तब करते हैं जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है, लेकिन इस केस में सेंटेंस ना तो नेगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है। इस केस में डू का वर्ड यूज किया गया है, तो यहाँ पर तीसरी चीज आ जाती है कि हम पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज तब यूज करते हैं जब हमें सेंटेंस में किसी चीज को हाईलाइट करना होता है, किसी चीज को एम्फेसाइज करना होता है, किसी चीज पर जोर देना होता है। तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, जब विदाउट डू और डज पॉजिटिव सेंटेंस हम बना रहे होते हैं तब तो हम SES का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब डू या डज आ जाए पॉजिटिव सेंटेंस में हाईलाइट करने के लिए तो वो SES का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जाता। तो आई डू इम्प्रेस, यहाँ पर विदाउट SES फॉर्म हमारी कौन सी बनती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इम्प्रेस। तो ये हमारे पास 5-6 सेंटेंस थे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के 2 सेंटेंस आए हुए थे। आई एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, उसमें वर्ब की ING फॉर्म यूज की जाती है। एम आपके पास हेल्पिंग वर्ब था जिसने आपको हिंट दे दिया। आई एम डेट टू यू एज अ फ्रेंड नॉट एज द हेड ऑफ स्टेट, मैं आपसे एक दोस्त के तौर पर मुखातिब हूँ, बात कर रहा हूँ, ना कि एक रियासत के सरबराह के तौर पर। सो आंसर सेंटेंस बन रहा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वर्ब की कंटिन्यूअस फॉर्म कौन सी होगी, स्पीकिंग। Similarly, many so-called government servants are dash in a miserable manner. Are helping verb आ गया, hint हमें यहाँ से मिल गया, और क्या है, बहुत से so called government servants are living, verb की ING फॉर्म यहाँ पर कौन सी बनती है, continuous tense को ध्यान में रखकर living। सिमिलरली हमने प्रेजेंट परफेक्ट के 2-3 सेंटेंस 4-5 सेंटेंस हमने देखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट के। आई हैव हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा हो गया, हैव, और परफेक्ट में हम क्या देखते हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। तो डू की थर्ड फॉर्म कौन सी है, डू डिड डन। हम यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, आई हैव डन इट मेयरली एज अ मेजर ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट हमारे पास है मेनी ऑफ यू हैव के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गेट वर्ब हमारे पास है, तो गेट की थर्ड फॉर्म गेट गॉट गॉट भी होती है और गेट गॉट गॉटन भी होती है, गॉट या गॉटन। तो हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो गया, गॉट, बीन गॉटन नहीं बल्कि सिर्फ गॉटन होती तब भी हम ठीक करते हैं इसको। इनफैक्ट हम यहाँ पर सिर्फ लगा भी देते हैं। ओके, व्हाट नेक्स्ट आगे देखते हैं। Many of you have, फिर have आया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, have के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, वर्ब यहाँ पर कम है, कम की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, कम किम कम, सो कम इज द राइट आंसर हियर। You dash won the laurels in your university and qualified yourself, won the laurels, ठीक है, to get success, कामयाब होने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर मैंने आपको वर्ब दे दिया है और हेल्पिंग वर्ब निकाल दिया है, तीसरा भी सेंटेंस आ सकता है। तो विन वॉन वॉन थर्ड फॉर्म यूज की गई है, थर्ड फॉर्म के साथ हम क्या यूज करेंगे, यू के लिए हम क्या यूज करते हैं, यू हैव, सो हैव इज द राइट आंसर हियर। वी हैव डैश द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, हमने गुलामी की जंजीरों को तोड़ डाला है। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ पर ब्रेक है, ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या बनती है, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ब्रोकन इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके, डियर स्टूडेंट्स, अजीज तलबा, हाइदर टू, अब तक यू हैव बीन कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक ही इसमें एग्जांपल थी। तो हैव बीन यूज किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हैव बीन के बाद वर्ब की ING फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। हाइदर टू, अब तक आप एक ही डगर पर चलते रहे हैं, फॉलोइंग वर्ब की ING फॉर्म इज द राइट आंसर। फिर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा एक जुमला, दो सेंटेंस हमें शायद मिलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की परफेक्ट हमारे पास जो एक सिग्नल वर्ड हमारे पास कौन सा होता है, अगो होता है। अगो के साथ हम क्या यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें वर्ब हमारा कौन सा, गो है। गो की सेकंड फॉर्म क्या बनती है, वेंट। 4 years ago he went into banking sector। और देखते हैं उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट के एक और जुमला हमारे पास है, आई डिड। ये डिड वाला वर्ड यूज किया जा रहा है और पॉजिटिव सेंटेंस है। ये बिल्कुल हमारा जो सेंटेंस नंबर हमने 6 डिस्कस किया था, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, बिल्कुल वैसे ही सेंटेंस हमारे पास फिर आ गया है पास्ट इंडेफिनिट में।
यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया जाता, नेगेटिव में यूज किया जाता है इंट्रोगेटिव में। लेकिन जब पॉजिटिव में आ जाए तो उसका मतलब है कि उस सेंटेंस में किसी बात को हाईलाइट किया जा रहा है। तब हम क्या करते हैं, अगर डिड ना हो तब तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन जब डिड आ जाए तब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म पर वापस आ जाते हैं। आई डिड प्रॉमिस टू से अ फ्यू वर्ड्स टू द स्टूडेंट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रॉमिस इज द राइट आंसर। पास्ट इंडेफिनिट में एक और तरह का जुमला यूज किया गया था, थाउजेंड्स ऑफ मेन विमेन एंड चिल्ड्रन, हजारों की तादाद में मर्द, औरतें और बच्चे। ठीक है, उसके बाद क्या है, ज़बह कर दिए गए थे, कत्ल कर दिए गए थे। ये सेंटेंस हमारा इस तरह का था, तो यहाँ पर सेंटेंस एक्टिव वॉइस का नहीं बल्कि पैसिव वॉइस का बन रहा है। और पास्ट इंडेफिनिट का जुमला जब पैसिव वॉइस में जाता है तो इन तीन नाउन्स के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, कौन सा, वर्ब। और उसके बाद पैसिव में हमेशा ये होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, तो वर्ब के साथ क्या यूज किया गया यहाँ पर, बुचर की थर्ड फॉर्म बुचर्ड। तो ये हमारा राइट आंसर बनता है, थाउजेंड्स ऑफ मेन विमेन एंड चिल्ड्रन वर बुचर्ड। तो हमारे पास पैसिव वॉइस के जुमले भी इस लेसन में यूज किए गए हैं। एक और सेंटेंस में देखा था, सिविल सर्विस वाज मेनली डैश बाय द ब्रिटिश। यहाँ पर बाय द ब्रिटिश पे आपके पास एक प्रॉपर सिग्नल यहाँ पर आ गया, तो वॉज यहाँ पर आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ गया। ठीक है, और हमने मेन वर्ब लगाना है। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में होता है, तो स्टाफ की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्टाफ्ड। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट के कॉम्बिनेशन से एक सेंटेंस आया हुआ था, इन पास्ट इफ अ ग्रेजुएट गॉट गवर्नमेंट सर्विस, माजी में अगर एक ग्रेजुएट को गवर्नमेंट सर्विस मिल जाती, ही थॉट, उसे लगता कि ही हैड, यानी कि पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, ही हैड रीच्ड इज द राइट आंसर। लेकिन सेंटेंस दूसरी तरह से भी बन सकता है, हम ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ पर वर्ब की फॉर्म लगा दें और यहाँ पर आपको वर्ब की फॉर्म मिस कर दें, तो पास्ट आपके पास एक हिंट है जहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमने यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। फिर हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट का एक ही जुमला यूज किया गया था, ही हैड यहाँ पर आपके पास एक सिग्नल वर्ड हो गया, आपके पास हेल्पिंग वर्ब है जिससे आपको हिंट मिल गया कि यहाँ पर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, परफेक्ट का जुमला है। और स्टडी के केस में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनती है, ही हैड स्टडीड। फिर हम आते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर पे हमें सिर्फ दो ही सेंटेंसेस पूरे लेसन में दिखे हैं, एक फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर का जुमला क्या होता है, जिसमें विल शैल का यूज हो रहा होता है और विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही होती है, तो विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, चेंज। सिमिलरली हमें एक जुमला मिला है, इनफैक्ट इन दोनों को हम इकट्ठा डिस्कस करते हैं, इन दोनों सेंटेंसेस को। और एक और भी इस बात को भी ध्यान में रखें कि जब भी हमारे पास सेंटेंस में बी का वर्ड आ जाए तो बी के बाद जो हमारे पास वर्ब होता है वो हमेशा अपनी थर्ड फॉर्म में होता है, सेंटेंस पैसिव वॉइस का बन जाता है। इन कॉम्पिटिशन टू गेट गवर्नमेंट सर्विस मोस्ट ऑफ यू विल बी डीमोरलाइज्ड। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है पैसिव के तौर पर। दोज नॉट एम्प्लॉयड आर रेडी टू बी एक्सप्लॉयटेड, फिर से पैसिव का सेंटेंस है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। और देखते हैं पैसिव का एक और भी सेंटेंस आया हुआ था, न्यू इंडस्ट्रीज, नई सनतें आर बीइंग की जा रही हैं, क्या की जा रही हैं, आर बीइंग। ठीक है, आर बीइंग यहाँ पर क्या कंटिन्यूअस का सेंस दे दिया हमें, लेकिन आगे जो मेन वर्ब है हमें पता है कि पैसिव में वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है, तो हम स्टार्ट की थर्ड फॉर्म क्या यूज करेंगे, स्टार्टेड। उसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास कौन सा है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास एक पॉजिटिव जैसा भी एक सेंटेंस यूज किया गया था, ये एक दफा नहीं शायद दो दफा सेंटेंस लेसन में यूज किया गया था। लेट मी डैश द वाइस चांसलर फर्स्ट। लेट मी डैश, ये हमने, आपको याद होगा, हैव समवन डू समथिंग, हैव आई हैव द प्लम्बर फिक्स माय टैप, या फिर मेक समवन डू समथिंग, या हैव वाला था एक मेक का था, एक लेट का था, जिसके साथ हमने कहा था कि इनके बाद हम वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं विदाउट टू। और जो गेट हमने चौथा डिस्कस किया था उसका हमने कॉजेटिव क्लास में डिस्कस किया था कि गेट के साथ हम वर्ब की टू फॉर्म यूज करते हैं। सो लेट मी टू थैंक नहीं बल्कि लेट मी थैंक,
ठीक है, लेट के साथ ये हमारी फर्स्ट कॉजेटिव की फर्स्ट कैटेगरी है, हम यहाँ पर विदाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। फिर हमारे पास कोई 10-12 सेंटेंसेस ऐसे थे जहां पर मॉडल वर्ब यूज किए गए थे, और मॉडल्स का हमने एक ही रूल डिस्कस किया हुआ है कि मॉडल वर्ब के फौरी बाद जो हमारे पास वर्ब आता है वो वर्ब हमेशा अपनी फर्स्ट फॉर्म में होता है। तो नो SES फॉर्म, नो ED फॉर्म, नो ING फॉर्म, कोई भी ऐसी फॉर्म नहीं होती है। आई कुड नॉट प्रिपेयर, गवर्नमेंट कैन नॉट एब्जॉर्ब। सिमिलरली शुड यहाँ पर मॉडल वर्ब है, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, बी यहाँ पर आ गई, बी वॉज बीन में बी आ गई। कैन मॉडल वर्ब है जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, इक्विप आ गई। माइट यहाँ पर मॉडल वर्ब है, माइट के बाद देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिस्ट्रॉयड नहीं है, हैव डिस्ट्रॉयड, टू डिस्ट्रॉय, हैज डिस्ट्रॉयड, इनमें से कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर एक और चीज भी हमारे पास आ जाती है, वो देखकर हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि माइट हैव डन, कुड हैव डन, ठीक है, मे हैव आस्क्ड जैसे जो सेंटेंस होते हैं वहां पर माइट, मे, कुड जैसे किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हैव यूज किया गया है। हम ये बात भी जानते हैं कि हैव हमारा मेन वर्ब भी है, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब भी है। तो मेन वर्ब के तौर पर हैव अपने आप में फर्स्ट फॉर्म होती है, माइट के बाद हैव फर्स्ट फॉर्म आ गई, और फिर हैव की वजह से फिर हम क्या करते हैं, अगले वर्ड को थर्ड फॉर्म में ले आते हैं, हैव डन, हैव डिस्ट्रॉयड, हैव अटेम्प्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर कौन सा बनता है, हैव डिस्ट्रॉयड। एक हमारे पास मॉडल वर्ब इस तरह का भी आया हुआ था। फिर हम देखते हैं कि हमें 2-3 जगह पर इन्फिनेटिव का यूज देखने को मिला है, जिसमें से सबसे एक ट्रिकी वन ये था हमारे पास कि इट इज इजियर डैश टू जेल और फाइट फॉर फ्रीडम देन डैश अ गवर्नमेंट। टू इन्फिनेटिव यहाँ पर यूज किया गया था, इट इज इजियर टू गो टू जेल और फाइट फॉर फ्रीडम, ठीक है, ये चीज आसान है जेल में जाना और आजादी के लड़ना, बनिस्बत किस चीज की, देन टू रन अ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर टू इन्फिनेटिव का एक सेंटेंस में डबल यूज किया गया था। तो इस तरह के भी 1-2-3 और सेंटेंस भी यूज किए गए लेसन में, बट वो कम ट्रिकी थे, ये थोड़ा ज्यादा ट्रिकी था। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास ना एक कंजंक्शन के 2-3 सेंटेंस यूज किए गए थे, कंजंक्शंस के। हार्डली हैड द न्यू स्टेट, अब ये सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, इस सेंटेंस को समझिएगा। अब हार्डली का मतलब है बमुश्किल, बमुश्किल नई रियासत वजूद में आई ही थी कि व्हेन केम द पंजाब एंड दिल्ली हॉलोकॉस्ट, जब पंजाब और दिल्ली में एक हॉलोकॉस्ट कैसे कहते हैं, ब्लड शेड को, वहां पर खून की होली या फिर ब्लड शेड शुरू हो गया। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखें, हमें ये बताया गया कि सेंटेंस आमतौर पर इस तरह बनता है कि पहले हमारे पास सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट, द न्यू स्टेट, फिर हमारे पास क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब मिला के आते हैं, हैड कम, द न्यू स्टेट हैड हार्डली कम। फिर हमारे पास जो सेंटेंस का बाकी पार्ट है वो हमारे पास चीजें कम कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारे ट्रेडिशनल सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के हमारे स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा होता है। लेकिन जो हार्डली वर्ड है और एक और वर्ड है स्केर्सली, दोनों का मतलब होता है बमुश्किल, इन दोनों के सिलसिले में फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। फॉर्मेशन चेंज क्या होती है कि हम हार्डली या स्केर्सली के साथ हम से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम पहले हेल्पिंग वर्ब को लेके आते हैं। ये एक अनयूजुअल फॉर्मेशन है, जो कि वैसे हमने पढ़ा है कि हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट तब करते हैं जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, लेकिन ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, फिर भी हम इसमें हार्डली स्केर्सली के सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब को लेके आते हैं, हार्डली हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आता है द न्यू स्टेट, और फिर बाकी चीजें हमारी कंटिन्यू होती हैं। तो ये हमारे पास पहली बात तो ये देखें कि फॉर्मेशन चेंज होती है, और दूसरी चीज ये देखनी हमने कि हार्डली स्केर्सली वाले सेंटेंस में या तो हमारे पास आमतौर पर पास्ट परफेक्ट का जुमला होता है, या फिर हमारे पास सेंटेंस कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट का जुमला होता है। पास्ट परफेक्ट का जुमला होगा तो क्या बनेगा, हार्डली हैड द न्यू स्टेट, वर्ब कौन से, कम की थर्ड फॉर्म क्या बनती है, कम। तो हार्डली हैड द न्यू स्टेट कम इनटू बीइंग, तो यहाँ पर कम के यहाँ पर राइट हमारे पास आंसर बनेगा। यहाँ पर कम ना होता, लेट्स से वर्ड होता अराइव, तो हार्डली हैड द न्यू स्टेट अराइव्ड, हैड की वजह से परफेक्ट टेंस की वजह से क्या लगाएंगे, अराइव्ड। लेकिन अगर यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या होती है, टाइप दूसरे सेकंड से केस में क्या होता है कि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट नहीं बल्कि पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, डिड की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। हार्डली डिड द न्यू स्टेट अराइव्ड नहीं बल्कि अराइव, या कम की तो फर्स्ट फॉर्म भी कम ही होती है, मैं इसलिए एक और वर्ब यूज कर रहा हूं यहाँ पर। तो एक तो इसमें ये देखें आप
कि इसमें जो सेंटेंस यूज किया गया था इसमें फॉर्मेशन डिफरेंट होती है, अनयूजुअल होती है। उसके बाद बमुश्किल नई रियासत वजूद में आई थी कि पंजाब और दिल्ली में ये मसला स्टार्ट हो गया। तो किह के लिए आमतौर पर हम यूज करते हैं समटाइम्स कॉमा यूज करते हैं, समटाइम्स टीएच एंड देन, तो के लिए देन यूज करते हैं, टीएच एटी दैट यूज करते हैं। लेकिन हार्डली और स्केर्सली वाले जुमलों की डिमांड होती है कि उसके लिए हमें कंजंक्शन कौन सा यूज करना है, हमें व्हेन ही यूज करना है, इसके अलावा कोई और यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हम सेकेंड ईयर में भी इस चीज को दोबारा डिस्कस करते हैं, करेंगे भी। तो अब इस सेंटेंस पार्ट में क्या था, पास्ट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट। तो दूसरे पार्ट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसी चीज पर बेस मैंने आपको यहाँ पर दूसरा सेंटेंस भी यहाँ बना कर दिया था। हार्डली हैड द न्यू स्टेट कम इनटू बीइंग, व्हेन के बाद क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, व्हेन केम द पंजाब एंड दिल्ली होलोकॉस्ट। तो एक ये हो गया। फिर हमारे पास आज का जो लास्ट सेंटेंस है वो ये है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक कोरिलेटिव कंजंक्शन के हमारे पास एक सेंटेंस आया हुआ था, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब इसके बाद एक तो ये हमने याद ध्यान में रखना है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो के फौरी बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो सेम होता है। यहाँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान यहाँ पर नाउन है, नॉट ओनली पाकिस्तान बट ऑल्सो इट, यहाँ पर इट बेसिकली पाकिस्तान को ही रेफर कर रहा है, तो नाउन को रिप्लेस कर रहा है, तो एक तरह से सेम हो सकता है, नॉट ओनली पाकिस्तान बट ऑल्सो इट। तो इट यहाँ पर पाकिस्तानी हो गया, एक तो ये चीज हो गई। और नंबर 2, उसके बाद जो सेंटेंस बन रहे होते हैं हम कोशिश करते हैं कि हमारे वर्ब की फॉर्मेशन भी सेम रहे। हम फर्स्ट को देखें, ऑप्शन को सर्वाइव्ड पास्ट टेंस है, हैज इमर्ज प्रेजेंट परफेक्ट है, इस केस में प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट है। यहाँ पर देखें प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पर प्रेजेंट और पास्ट हो गया। तो सबसे एक परफेक्ट आपको कॉम्बिनेशन कौन सा मिल रहा है जो कि सिमिलर है, ये आपको थर्ड ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट ओनली पाकिस्तान हैज सर्वाइव्ड बट ऑल्सो इट हैज इमर्ज्ड, हम क्या करते हैं, हम सिमिलर पैटर्न को नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तो ये 34 मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंस मैंने आपको यहाँ से उठा कर दिए हैं। हमारा जो टेस्ट होगा उसके लिए आप यूजर वर्ब के लिए इस इन तमाम को गो थ्रू कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए ये चीज़ बेहतर रहेगी। सो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।